जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग हैं, वो आमतौर पर आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि हमें वर्कर्स नहीं मिलते, हमें श्रमिक नहीं मिलते और स्किल्स की भारी कमी है, हमारे पास काम है, रोज़गार है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं हैं जो कि वहाँ पर टिक कर काम कर सके। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा तबका और ऐसा वर्ग है जो कि काम की तलाश में है और जो कि इस बात की शिकायत करता है और इस बात से पीड़ित है कि उसे काम नहीं मिलता। तो ये जो दोनों सच्चाइयाँ हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसको कैसे पाटा जाए, तकनीकी प्रशिक्षण ही इसका सही विकल्प है। दरअसल उद्योगों में, मार्केट्स में जिस प्रकार की कुशलता की आवश्यकता है, वो कुशलता हमारी वर्कफोर्स में है नहीं। और जिस तरह का आत्मविश्वास और जिस तरह की क्षमताएं चाहिए ग्रामीण युवाओं को शहरों में सफल होने के लिए, उस तरह की कुशलताएं ग्रामीणों में नहीं है। तो जो तकनीकी प्रशिक्षण का और किसी भी तरह के प्रशिक्षण का उसकी जो बड़ी भूमिका है, वो है कि इन दोनों जो दुनिया है, दोनों एक तरह की जो विधाएं हैं, इनको मिलाएं, इनके बीच में दूरी पाटें। पहले मेरे पिताजी भी ऐसे ही गरीब थे, तो उन्होंने अब पढ़ाने का खर्चा भी नहीं था, 8वीं तक पढ़ाया, फिर बोला करो मजदूरी। फिर मैंने देखा अब क्या करें यार, रुकने से कोई फायदा नहीं है, फिर मैं भाग गया ऐसे। अपन एक रूम लेंगे सूरत में, कम से कम भाड़ा उसका 1500 रुपये, सिंगल रूम 1500 रुपये तो भाड़ा हो जाता था। 1500 रुपये किराना का बिल आ जाता था, 3000, और दूध और सब्जी 1000 रुपये ये मिला के हो जाता था। 4000 रुपये, 5000 रुपये पेमेंट मिलता था, उसमें 1000 रुपये बचते थे। अगर उसके बाद में अपन कपड़ा भी खरीद लेवे, कोई कुछ नहीं था, बराबर ही था। फिर पेमेंट के लिए बोला था, उन्होंने पेमेंट बढ़ाया नहीं था। फिर मैं बाद में वहाँ से भाग गया था महाराष्ट्र में। पढ़ाई में थोड़ी ट्रबल थी, दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। अच्छे लोग जा रहे थे सूरत में, मैं भी वो अच्छे पैंट पहन के जाते थे, मैं भी चला, वो लोग जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊँ सूरत का। तो वापस बॉम्बे चला गया। भाई साहब 2-4 बार मारा भी था, फिर बच्चे पढ़, फिर गलत आदत भी गलत पड़ गई, व्यसन करने लग गया। खास तो बात यही होगी गलती की, तो कम उम्र में ना मैंने चालू कर दिया बीड़ी सिगरेट, उस हिसाब से थोड़ा आदत खराब हो गया और चिड़चिड़ा हो गया, आदत भी एकदम, माइंड भी डिस्टर्ब हो गया। फिर मैडम बॉम्बे गया, फिर डायमंड कटिंग का काम सीखा मैंने, तो 5-6 साल सर्विस की मैंने वहाँ ओपेरा हाउस नरीमन पॉइंट। फिर वो लेजर टेक्नोलॉजी आ गई मैडम, लेजर टेक्नोलॉजी आज आ गई तो
लेजर में सब बेरोजगार हो गए। वो देसी टेक्नोलॉजी थी, उससे तो रोजगार मिलता था। लेजर से मैडम क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी से हम लोग सबको बाहर निकाल दिया कि पैसा आपका काम ही नहीं है। अभी कभी कहीं भी जब काम सीखा हुआ था, दूसरा काम तो हमको आता नहीं था। तो 15 दिन तो घर पे बैठे। तो भाभी जी ने बोलने लगी, भाई मेरा घर तो मजाक करने के लिए नहीं है, चले जाओ। तो मेरे को गुस्सा आ गया। उसी दिन से यहाँ छोड़ के मैं चला आ गया यहाँ पे। प्रशिक्षण उन युवाओं के लिए विशेष तौर से प्रासंगिक है और उपयोगी है जो कि अभी ही बाज़ार में आए हैं और अकुशल किस्म के कामों में जुट गए हैं, जिनके पास भविष्य के कोई बहुत अच्छे विकल्प अभी खड़े नहीं हुए। ऐसे युवा जो बहुत ही जोखिमपूर्ण काम कर रहे हैं, रिस्की काम कर रहे हैं, जिसमें पैसा भी कम है और जान माल का भी जोखिम है। और ऐसे युवा जो कि अब अपना प्रवास का, अपनी माइग्रेशन का जो चक्र है वो पूरा कर चुके हैं और जो अब वापस गांव का रुख कर रहे हैं। ये तीनों ही श्रेणियां ऐसी हैं जिनको तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और जो प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे उनको लाभ मिलेगा। आमतौर पे हमारे प्रशिक्षण 1 महीने के होते हैं। जो पहला दिन है वो उनके गांव से स्टेप एकेडमी तक पहुंचने का होता है और हम उनको पहले दिन एक इंडक्शन प्रोग्राम की तरह होता है कि हम उन्हें स्टेप एकेडमी के में उनका स्वागत करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि यहाँ आपको 1 महीने तक रह करके क्या क्या सिखाया जाएगा, किस तरह के कुछ अनुशासन और नियम कानूनों की पालना उन्हें करनी होगी जिससे कि वो बेहतर तरीके से सीख सकें। उनका कोर्स कैरिकुलम क्या होगा। साथ के साथ पैरेलली हम लोग उनके पर्सनल काउंसलिंग लगभग 3 दिन तक चलाते हैं, जिसमें हर एक युवा के साथ हम लोग एक पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, जिसमें कि उन्हें उस तरह के जिस कोर्स के लिए जो कोर्स उन्होंने चयन किया है उसके उनको स्कोप के बारे में बताया जाता है। उसको महीने भर वो उसके अंदर और क्या माइन्यूट चीज़ें सीखेंगे उस कोर्स के बारे में उनको जानकारी दी जाती है और उनको एक डिसाइड करने का एक मौका होता है कि वो आगे चल के उस पर्टिकुलर कोर्स में, उस प्रशिक्षण की उस दक्षता में आगे कितना तक जा पाएंगे और कितना तक उन्हें जाना चाहिए। तो ये सब जानकारियाँ उन्हें अगले 2 दिनों तक दी जाती है और साथ के साथ वो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उनका साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही सो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो शुरुआत हमारे ख्याल से हम जो मानते हैं वो 18 वर्ष का युवा, 18 वर्ष और उससे अधिक का युवा इसके अंदर है। अपर लिमिट इसमें हम लोगों ने बहुत नहीं बांधी है क्योंकि हम इसमें रिटर्नीज जो कि प्रवास से लौट चुके हैं उन युवाओं को भी लगातार हम लोग इसमें भागीदार बनाते हैं, इसके वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपर लिमिट नहीं बांधी है। हमारे यहाँ 35 से 40 साल का व्यक्ति भी इस कार्यक्रम को सीख करके यहाँ से निकला है। तो 18 साल हमारी शुरुआत होती है। 2011 प्लस 100 की संख्याओं को ऐसे जोड़ के रख सकते हैं, फिर दहाई की संख्याओं को, उसके बाद सैकड़ा की संख्याओं को। प्रवास पे काम कर रही जो संस्थाएं हैं वो अगर प्रशिक्षण और नियुक्ति के कार्यक्रम संचालित करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके एरिया से, उनके क्षेत्रों से प्रवास किस तरह का है, किस तरह की दक्षताओं में युवा काम के लिए शहरों की ओर जाते हैं जहाँ उन्हें उन कामों में अवसर नहीं मिलते हैं। जैसे अगर हमारी बात करें हम लोग, तो दक्षिणी राजस्थान से बहुत ज़्यादा युवा हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के कामों में, निर्माण कामों में बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शहरों में अपने आप अपग्रेड होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें ये अवसर देता है कि उन्हीं दक्षताओं में वो एक दर्जा ऊपर उठ करके काम कर सकें। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के जो और ट्रेड हैं कि वो जाकर के बॉटम एंड या बेलदारी नहीं करें, वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी नहीं करें, वो जाकर के प्लम्बिंग के काम करें, वो हाउस वायरिंग के काम करें, वो मार्बल फिटिंग के, लेइंग के काम करें, पेंट एंड वार्निश के काम करें। इस तरह के कामों में उनको ज़्यादा अर्निंग होगी और वो जो माइग्रेशन है वो उनका ज़्यादा सफल और कुशल बना पाएंगे। और इसके
समूह क्यों टूटता है? उसके अंदर भी ऐसा कुछ होता है कि कोई मतलब बाहर से आता है और आपके अंदर कोई समस्या डाल के वापस चला जाता है और सारा समूह टूट जाता है? समूह बनते तो हैं पर फिर क्या होता है, समूह टूट जाते हैं। गांव के अंदर और शहरों में कहीं भी इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं होता है कि वे खुद स्वयं से अपने काम में वो माहिर हो सकें, अपने काम को अपग्रेड कर सकें, अपने काम को स्थापित कर सकें। तो इस दृष्टि से जो जीवन कौशल का काम है, जो सॉफ्ट स्किल वाला काम है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि आप तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें जो सॉफ्ट स्किल है, जो जीवन कौशल के हैं, वो जरूर उन्हें प्रदान करें। मुख्य रूप से उनको 5 महत्वपूर्ण भागों में हम बांट सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उनके सेल्फ का डेवलपमेंट है, जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास वाला पक्ष कहते हैं, जिसमें उनका कम्युनिकेशन है, उनका निगोशिएशन स्किल है, उनका खुद का कॉन्फिडेंस है कि वह कैसे अपने काम को बाजार में बता पाएँ। ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरा, इसमें कानूनी पक्ष जुड़ता है कि जिस काम को वो सीखे हैं उसको बेहतर तरीके से उसका जो लीगल एस्पेक्ट है उसको वो समझ सकें। हेल्थ एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें ये स्किल जो कि वो मार्केट में जाकर के स्ट्रगल कैसे करते हैं, वो जो स्ट्रगल है, शुरुआती स्ट्रगल है, उससे वो किस तरह से कॉप अप कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण एक भाग हो जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, या किस तरह से वो अपने और भी जो युवा साथी हैं उनको वो स्किल कामों की तरफ प्रेरित कर सकें, तो जिसको हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाग बोलते हैं। तो ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण अंग है जो कि जीवन कौशल में लिए जाने महत्वपूर्ण है। गाँव क्या बताया? गोगुंदा में कौन सा गाँव? भाट। मोबाइल नंबर बोलो आप। 91 66 66 79 79 55 55 70। मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा जो पूरा 1 महीने का शेड्यूल है उसमें 3 स्टेजेस पे काउंसलिंग महत्वपूर्ण होती है। एक तो जब उन्हें सेलेक्ट करना होता है, जब उनको हम गाँव में मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जब उस कोर्स को चयन करके और अपने प्रशिक्षण केंद्र पर आए हैं, उस समय उनको बताना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप जिस कोर्स को, जिस तरह की हुनर को आपने चुना है, वो आपको आगे कहाँ तक ले जाएगा, आपका अब तक का जो काम है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उससे वो कितना मैच करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है प्लेसमेंट करवाना होता है। जब आप उनको काम से जोड़ते हैं, जो शुरुआती संघर्ष जो उनको काम के दौरान आएंगे, उसको वो कैसे जूझें, उनसे किस तरह से वो पार पाएँ। तो ये 3 मुख्य स्टेज है मेरे ख्याल से, जो कि इस तरह के ग्रामीण कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए हमें परामर्श के दौरान करना चाहिए। श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र माध्यमों ट्रेनिंग मिले वनारी जरूरत है अनुसार पहली जगह आपने ये शिवजी वाणने जाओ था, सूरत जाओ था, 8:30 कहीं नहीं करता। अच्छा, वहाँ पूरा सन नंबर युवाओं से संपर्क करने और मिलने के लिए हम मोटे मोटे 3-4 तरह से हम हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ को करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है हमारे साथ में गांव में जाकर के युवाओं के साथ बैठ के करना। हम हर महीने में 2 से 3 गांव में जाकर के अलग अलग गांव में युवाओं को इसके बारे में सूचना देते हैं। जो भी युवा अभी हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं उनसे हम लोग संपर्क करते हैं और फिर एक गाँव में एक बैठक का हम लोग आयोजन करते हैं और उसके माध्यम से फिर जो हमारा अपना प्रशिक्षण और नियुक्ति वाली सेवा है उन सब की हम लोग उनको जानकारियाँ देते हैं। जो उपलब्ध रोजगार के अवसर हैं उनकी हम लोग उनके माध्यम से उनको जानकारियां देते हैं। दूसरा जो प्रमुख आउटरीच का माध्यम है वो युवा गोष्ठी, प्रशिक्षण, नियुक्ति और उनके अपने रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों पे उनके साथ खुल करके बातचीत, विचार विमर्श और चर्चाएं की जाती हैं, जिसमें उनकी अपनी रुचि, उनकी अपनी अभिव्यक्ति को जानने और समझने की भी कोशिश की जाती है और फिर इसी के अनुरूप उनको व्यक्तिगत रूप से परामर्श भी प्रदान किया जाता है।
रोजगार परामर्श शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें कि 3 से 4 दिन तक हम लोग किसी एक विशेष पंचायत को या किसी एक विशेष एरिया को फोकस करते हुए आउटरीच करते हैं, उनको घर घर जाकर के संपर्क करते हैं, गांव में जाकर के इसके बारे में पूरी सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है और फिर युवाओं को आमंत्रित किया जाता है उस विशेष दिन परामर्श के लिए। और इसके अलावा जो फिर हमारा चौथा मेजर इवेंट होता है वो रोजगार मेले के आयोजन, जिसमें युवाओं को रोजगार के सीधे अवसरों से जोड़ने का काम और उनकी जानकारी देने का काम तो नियोक्ता आकर के करते ही करते हैं। उस दौरान युवाओं से फिर उनकी अपनी दक्षता संवर्धन से जुड़ी हुई इच्छाएं, उनकी अपनी काम से जुड़ी हुई इच्छाएं और उनका अपना जो भविष्य का विजन है उसको भी जानने और समझने की कोशिश की जाती है। उसके माध्यम से फिर हम लोग उन युवाओं को व्यक्तिगत संपर्क करके उनकी काउंसलिंग करने का काम, उनको उनकी जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रशिक्षणों से जोड़ने का काम और सीधी नियुक्ति पे उनको नियुक्त करवाने का काम भी विशेषकर केंद्रों के द्वारा किया जाता है। अक्सर पहला सवाल जो युवाओं का होता है वो यही होता है कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के अगर हम ट्रेनिंग लेंगे, अभी कमा रहे हैं लगभग उतना या उससे कम से उनको एक बार शुरुआत करनी होगी, तो ये बहुत ही चुनौती भरा हमारे अपने लिए भी होता है और युवाओं के लिए भी निर्णय लेने में उनको कोई बहुत मदद करने वाला या प्रोत्साहित करने वाली शुरुआत नहीं होती है। ऐसे में फिर उन युवाओं के सामने हम यही विकल्प रखने का काम करते हैं कि अभी जो हम लोग अनस्किल्ड काम कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रोथ किस तरह की होती है और एक स्किल का जो काम करते हैं उसमें हम किस तरह की ग्रोथ पा सकते हैं। कुछ जो हमारे अपने पुराने प्रशिक्षणार्थी होते हैं जिन्होंने कि इस तरह के काम करते हुए उन्हीं क्षेत्रों से अब काफी अच्छे से वो अपनी तरक्की कर पाए, तो कुछ उस तरह के उनके अपने उदाहरण होते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कि उनके मन में वो इच्छा शक्ति जगाना, वो महत्वाकांक्षा को उनकी जागृत कर पाना, जिससे कि वो थोड़ा उस ट्रेड के लिए और अपने आप को एक अपना जो एक है अपना विजन थोड़ा सा बड़ा वो देख पाए। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है उनके अपने परिजनों के लेकर के भी जो सवाल होते हैं, उनके अपने माता पिताओं के जो सवाल होते हैं, इतने दिन कहाँ जाएगा, किस तरह से करेगा, क्या रहेगा उसमें, तो उसी में फिर जो हमारे अपने केंद्र हैं, श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र हैं वो हैं। और दूसरा कि ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण हमें मदद करते हैं वो हमारे श्रमिक मित्र हैं, वो हमारे पैरालीगल या और जो सहयोगी समूह के सदस्य हैं उस क्षेत्र से, वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं अपनी अदा करते हैं कि ये जो संस्थान है, ये जो प्रशिक्षण केंद्र है वो हमारे अपने प्रशिक्षण केंद्र हैं, इनमें इस तरह से पहले के प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले चुके हैं। और फिर कई मौकों पे इस तरह के जो की पर्सन्स हैं जो अलग अलग गांव से जनप्रतिनिधि हैं, उनकी समय समय के ऊपर में स्टेप एकेडमी और सेंटर्स के ऊपर विजिट भी करवाई जाती है। कई मौकों पे इस तरह के युवाओं को भी केंद्र की तरफ से स्टेप एकेडमी और जो अभी में संचालित प्रशिक्षण है उनमें ले जा करके दिखाया जाता है और उस ट्रेड में वो अभी में काम करते हुए कहाँ है और भविष्य में क्या काम करते हुए अपने आप को पाएंगे, तो वो चीज उनको रूबरू, उस चीज से उनको रूबरू कराने का प्रयास भी सेंटर के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से हमें जो लगता है कि कई बार जो मिक्स ग्रुप बन जाते हैं जिसमें कुछ पढ़े लिखे युवा और बहुत कम पढ़े लिखे युवाओं का अगर वो ग्रुप बन गया है तो आपको कुछ प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ग्रुप अनइवन होता है तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। खाने पीने को लेकर के दिक्कत होती है, जिस तरह का सुबह से शाम तक का एक शेड्यूल, टाइट शेड्यूल होता है जिसमें उन युवाओं ने आज तक कभी इस तरह के शेड्यूल में वो बंद के काम नहीं किया है, बंद के काम नहीं सीखा है, तो अपने उनको पर्सनल दिक्कतें भी होती है कि कई बार उनको सिर दर्द है कि वो क्लास में नहीं बैठना चाहते, गणित नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है कि गणित अगर हमें पढ़नी होती तो हम लोग स्कूलों में ही पढ़ लिए होते। तो इस तरह के कई उनके शुरुआती मतभेद होते हैं, उसको लेकर के हम लोग उनसे फिर पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और लगभग 10 दिन के बाद ये सारी चीज़ों को वो ओवरकम कर जाते हैं। अगर सफल आवासीय कार्यक्रम आयोजित करना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो उसमें दो तीन बातें जो मुख्य होनी चाहिए। एक तो एक वार्डन हो जो कि उन्हें लगातार उनको मॉनिटर करता रहे, उन्हें मोटिवेट करता रहे। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आपका गुणवत्तापूर्ण हो, जिसमें कि उनका लगातार वो उससे मोटिवेट होकर के वो युवा सीखते रहें। कार्यस्थल पे की विजिट है, जो प्रायोगिक कार्य है वो उसका एक महत्वपूर्ण अंग हो, जो कि उन्हें उस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस दक्षता को सीखने में मोटिवेट लगातार करता रहे। ये 2-3 बातें हैं जो कि लगातार उन्हें उन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़े रखती है। हमारा एक दूसरा फॉर्मेट भी है जिसमें हम लोग ब्लॉक लेवल पे वो प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जो कि मुख्य रूप से गैर आवासीय तरीके का होता है। उसमें युवा अपने घरों पे भी चले जाते हैं
लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात इसमें वो है कि उन युवाओं का पूरा समय उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहे, व्यतीत हो, जो कि हमारा मानना है कि लगभग जो 9 से 10 घंटे हैं वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो बिताएं, तभी हम हमारे उस कैरिकुलम को भी अच्छी तरह उनके साथ उनको दे पाएंगे। वो संस्थान जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है उसको इस आर्थिक संसाधन का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कंपोनेंट हैं जो कि खर्चीले हैं। आपको प्रशिक्षक को मानदेय देना होगा, आपको उन युवाओं का जो आवास और भोजन की जो व्यवस्था है वो आपको करनी होगी। तो ये लगातार आपके सामने चैलेंज बना रहता है कि आप इन आर्थिक संसाधनों को भी व्यवस्थित करके रखें। इन कामों को सिखाने वाले जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो भी उन युवाओं के लिए एक आदर्श बने, एक आइडल के रूप में हो। तो हमारी जो लगातार कोशिश होती है कि जो ग्रास रूट से उठे हुए जो कारीगर हैं, जो आज स्किल तरीके का काम कर रहे हैं, उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, उन्हें हम तैयार करते हैं कि वो इन प्रशिक्षणों के लिए आएँ। और अधिकांशतः हमारे जो ट्रेनर हैं वो वही लोग होते हैं जो मार्केट में आज अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें युवाओं की तलाश है, जो युवाओं के डिमांड रखते हैं, उन्हीं तरीके के लोग उन्हें सिखाने के लिए भी तैयार करते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि ये युवा गांव से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ITI किए हुए या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंजीनियर या प्रोफेशनल्स अगर हम इसमें प्रशिक्षणों में लाएंगे तो आपके इन युवाओं को के साथ में जो तालमेल है वो उनका बन नहीं पाता है, और कई बार जो उनका प्रशिक्षण का तरीका है वो उन युवाओं के को सीखने में मददगार साबित नहीं होता है। क्योंकि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम काफ़ी लंबा होता है, 1 महीना उन्हें लगातार इन युवाओं के साथ रहना होता है। तो आप सभी प्रशिक्षक जो कि हम हमारे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े हैं, उन्हें आप एक उचित मानदेय देते हैं, जो कि लगभग आज की तारीख में हम लोग 450 रुपये से 500 रुपये प्रतिदिन उन्हें एक मानदेय के रूप में देते हैं। आवासीय प्रशिक्षणों में या इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपके लिए आपको एक विकल्प हमेशा तैयार रखना चाहिए, जो कि एक सहायक प्रशिक्षक के रूप में होता है। सहायक प्रशिक्षक भी उन्हीं ट्रेड में से हो सकते हैं, आप ही के सिखाए हुए युवा हो सकते हैं जो कि मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि उन युवाओं के साथ प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में वो लगातार उन्हें प्रशिक्षण देते रहें। तो एक मुख्य प्रशिक्षक होना अनिवार्य है और एक सहायक प्रशिक्षक जो कि उन्हें कवर कर सके। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जैसे ही प्रशिक्षण खत्म हो, युवाओं को जल्द से जल्द काम मिले, और ये काम ऐसा हो जो कि उनके प्रशिक्षण के स्तर से मेल खाता हो। काम के अभाव में उनके प्रशिक्षण का जो स्तर है वो बहुत तेज़ी से गिर सकता है, और इसलिए नियुक्तियाँ ऐसी हों जिसमें वो सीखने का माहौल अनुकूल हो। जितना वो काम पर, वर्क साइट पर, शॉप फ्लोर पर और वास्तविक इन्वायरमेंट में सीखेंगे, उतना ट्रेनिंग कक्ष के अंदर नहीं सीख सकते, ट्रेनिंग हॉल में नहीं सीखेंगे। इसलिए एक तो सबसे पहले नियुक्ति ज़रूरी इस वजह से है कि उनके हाथ साफ हों, वो ज़्यादा दक्ष बने। हमने ये देखा है कि लगातार नियुक्ति की जो भी संबंध है, कि जो भी सेवा है, वो केवल एक बार नहीं दी जा सकती। ये मुमकिन नहीं है कि एक बार नियुक्त किया और छोड़ दिया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे बाज़ार में युवा बार बार काम बदलते हैं, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो उनके लिए टिकना बहुत आसान नहीं है। इसलिए न केवल नियुक्ति लेकिन पुनर्नियुक्ति की ज़रूरत पड़ती है, रीप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसी सेवा खड़ी करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क खड़ा करें जिसमें युवा समय समय पर वापस आ सकें और उनको ये जानकारी मिल सके कि किस प्रकार के काम, किस प्रकार के अवसर बाज़ार में उपलब्ध हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो युवा थोड़ा आगे निकल गए, जिन्होंने खुद अपना एक स्थान बना लिया बाज़ार में, वही एक तरह के नियुक्ति के वाहक भी बन जाते हैं, वो भी एजेंट्स बन जाते हैं। उन्हीं के मार्फत फिर और युवाओं की नियुक्तियाँ मुमकिन होती हैं। सबसे बड़ी भूल जो संस्थाएं करती हैं वो यही है कि जो पहला जो समय है ट्रेनिंग के बाद के कुछ जो सप्ताह हैं, उसमें अगर हमने युवाओं को नहीं संभाला, अगर उनका परामर्श सही नहीं किया, अगर ये नहीं देखा कि वो काम पर लगे कि नहीं लगे, अगर ये नहीं हुआ तो वो वापस उसी डरे में पहुंच जाएंगे जिस डरे से वो आए थे, और ये तमाम व्यवस्थाएं, साधन, समय इसका ये व्यर्थ ही जाएगा। एक आदमी कहीं पे भी जाके उदयपुर में जाके कहीं भी
घूम के एक आदमी अगर भटक जाता है, वो किसी महानगर में चला गया और अगर एक दिन का उसको जुगाड़ू अगर जमाना उसको सेट करना है तो खुद जाके बाजार में जाके कहीं पे भी अपनी व्यवस्था करो कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए भाई, और मेरे को भाई मैं तकलीफ में हूँ और मेरे को 200 रुपये की नौकरी चाहिए, तो 200 रुपये कमाने का भी वहाँ पे सिखाया गया कि आदमी भीख नहीं मांगे। हुनर अपना माइंड सीखने का, कोई भी लाइन यानी लाइन पे टिक के रहना, ये हुनर है। अगर हुनर नहीं रखूँगी तो मार्केट का मैं कैसे आऊँगी? अगर मैं हुनर जो नहीं रखता, इस काम में मैं माइंड नहीं रखता था, तो मैं इस मार्केट में आता ही नहीं था, इस लाइन में आता ही नहीं था। मेरे को ठेठ से पत्थर ही डालना पड़ता था। हुनर जरूरी।